बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 दिसंबर और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रावलपिंडी से रखते हैं। खबर है शहजाद अकबर साहब की और इसे हमने एक दो और मुसद्दका सोर्सेज से भी कंफर्म किया है। खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की आज 4.5 घंटे लंबी, तकरीबन 4.5 घंटे लंबी 1-on-1 GHQ के अंदर एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। ये खबर सबसे पहले शहजाद अकबर साहब ने दी, इसलिए उनका क्रेडिट बनता है। और असल में मरियम नवाज साहबा की आज 2 से 3 मीटिंग्स थी इस्लामाबाद में, जो हमने चेक करवाया। एक तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की तकरीब में जाना था, उसके अलावा 2 मीटिंग्स उनकी और थी पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस के इर्द गिर्द, जो उन्होंने पहले अटेंड की। पंजाब हाउस गई, वहां से उन्होंने चेंज किया और उन्होंने चेंज करने के बाद, फ्रेश होने के बाद गाड़ी चेंज की उन्होंने, और एक गाड़ी उन्होंने सिक्योरिटी की ली। जी हाँ, एक गाड़ी में वो खुद बैठी, एक गाड़ी उन्होंने साथ सिक्योरिटी की ली। जिस गाड़ी में वो खुद बैठी, आप अक्सर उनके साथ एक खातून को देखते हैं जो उनकी असिस्टेंट है, जो उनका बैग पकड़ती हैं, जो उनकी मीटिंग्स में भी आपको थोड़ा पीछे बैठी हुई नजर आती हैं। और मरियम जहां भी जा रही होती हैं, आपको पीछे चलती हुई नजर आती हैं, वो उनके साथ थी। और वो गाड़ी की पिछली सीट पे विराजमान थी मरियम साहबा। नॉर्मली वो आगे बैठती हैं गाड़ी पे। पंजाब हाउस से जब वो निकली तो वो पिछली सीट पर विराजमान थी। जो सिक्योरिटी की गाड़ी थी, जो पंजाब हाउस से उनके साथ सिक्योरिटी की गाड़ी निकली, वो थोड़ी देर के बाद वापस आ गई, क्योंकि आगे से किसी और ने उनकी सिक्योरिटी टेक ओवर कर ली। वहां से वो सीधी पहुंची GHQ। शहजाद अकबर साहब पहले ही बता चुके हैं कि आर्मी हाउस के अंदर उनकी ये मुलाकात हुई, और मुलाकात तकरीबन, जो हमारे जराए हैं वो कह रहे हैं कि 4.5 घंटे 1-on-1 मुलाकात जारी रही। उसके बाद वहां से वो निकली और तशरीफ लेकर आई सीधी शहबाज शरीफ साहब के पास। अकेली आई, वो अकेली, मतलब वही उनका दोबारा से वही सारा सिक्योरिटी का प्रोसेस था। और जो पंजाब हाउस में आके गाड़ी खड़ी हो गई थी सिक्योरिटी की, उसको दोबारा से इंस्ट्रक्शन मिली और वो जाकर दोबारा खड़ी हुई रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में। और वहां से वो गाड़ी दोबारा मरियम साहबा की गाड़ी के आगे लगी, और जो गाड़ी उन्हें पीछे से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, वो गाड़ियां वापस मुड़ गई। और इस तरह से मरियम नवाज साहबा जो है वो वापस अपने चचा जान के पास प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंची। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहां आर्मी चीफ भी आ गए और इनकी एक लंबी नशिस्त वहां पर हुई। उस नशिस्त में किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। एक मौके पर यह मीटिंग जो है, ये कमरे से निकल के बाहर खड़े होकर भी मीटिंग की गई, गुफ्तगू शनीद की गई। इसमें से जो उसके बाद सोर्सेस बता रहे हैं वो ये हैं कि ये शहजाद अकबर साहब ने भी कंफर्म किया हमें भी कि आने वाले दिनों में कुछ लोगों को वजीर बनाया जाना है और कुछ और तब्दीलियां की जानी है। इस चीज के ऊपर इत्तफाक हुआ है कि प्रेशर क्योंकि अमेरिका से बहुत ज्यादा हो गया है और उसको किसी तरीके से डील किया जाए। 2 ममालिक हैं ब्रदरली कंट्री, जिन्हें हम कहते हैं, जो ब्रदरली कंट्रीज हैं, उन्हें उनके यहाँ दौरे करने का प्लान किया गया है। एक में शायद आर्मी चीफ जाना चाहेंगे, एक में शायद शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा को भेजा जाएगा, या किसी और को, शायद इसहाक डार को, यह भी कंफर्म नहीं है। लेकिन 2 मुल्कों के दौरे करने का सोचा गया है और वो दौरे किए जाएंगे ताकि अमेरिका बॉर्डर के अंदर जो इस वक्त माहौल चल रहा है उसको किसी तरीके से बदला जा सके, किसी तरीके से ईज आउट किया जाए मामला को। क्योंकि जो कुछ रिचर्ड ग्रैनल ने पिछले चंद दिन में किया है, उसका गहरा शौक लगा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। और मरियम नवाज का कहना यह है कि अगर हम सस्टेन करें तो ये मामला ठीक हो जाएंगे, हम इंगेज करें, अपनी पूरी काविश करें और हम बयानिए को किसी तरीके से अपने हाथ में लें और इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानियों को किसी सिलसिले में हम थोड़ा सा उनके अंदर ब्रेक करें। अच्छा, अब जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ आने वाले दिनों में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने सोच रखी है। वो साजिश हमें अभी तक जराए ने ये तो नहीं बता सके कि एग्जैक्टली उसके खद्दोखाल क्या है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपकी बहुत बड़ी, जो अंदर से जराए हमें बता रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये कोई ऐसी साजिश नहीं कि उनको कोई नुकसान पहुंचाना है या डराना धमकाना है या उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करनी है। उससे अब ये रुक जाएंगे। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा था, उसके बारे में अब यही फैसला इनका फिल वक्त है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई नए केसेस, कोई उनको धमकाना डराना नहीं है। अब कोई और किस्म की पॉलिसीज जो है वो शुरू की जाएंगी। अब आपको इंगेज किया जाएगा। अब वो एंगेज कैसे करना है, इसके अभी खदोखाल हमें समझ नहीं आए, ना हमारे पास इंफॉर्मेशन आई। लेकिन ये तय है कि एक मीटिंग हुई आपारा में जिसमें यह फैसला किया गया था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके अब नैरेटिव को कंट्रोल करना है किस तरीके से, और उनका जो ओवरऑल एंगेजमेंट प्लान है वो कोई बनाना है और किसी तरीके से उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ानी है। और जो मौजूदा लोग हैं बाहर, जो भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो भी लोग इस वक्त डिफरेंट तरीकों से रिचर्ड ग्रैनल हों या दूसरे लोग हों, उन्हें एंगेज कर रहे हैं, उनका असर रसूख कम करना है और नए लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके साथ बातचीत करके उनके असर रसूख को बढ़वाने की कोशिश करनी। इस तरह का कोई प्लान बन रहा है। हतमी तौर पर कुछ पता चला तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसमें से एक खबर हतमी यह है कि अब आपकी एंगेजमेंट, आपकी आवाज को डाइवर्ट करने का कोई प्लान है नया। आपके ऊपर वो जो तादीबी कार्रवाइयां थी वो रुक जाएंगी। वापस आते हैं उस मीटिंग की तरफ जो हुई है, उसमें से वैसे तो शहजाद साहब ने कुछ नाम भी लिए हैं, लेकिन जैसा कि परवेज खटक और कुछ लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन्होंने बेवफाई की थी उनको वजारतें दी जाएं। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन ये भी है कि एक जो जिन साहब के साथ मुलाकात हुई रावलपिंडी में, वो बहुत शद्दोमत के साथ आर्मी चीफ की बात हो रही है। कौमी हुकूमत की सोच रहे थे। बिलावल जरदारी भी इसीलिए ऊपर ऊपर फिर रहे हैं, वो भी चाहते थे कि कौमी हुकूमत बने। पीपल्स पार्टी के साथ ये कहा गया था कि 2.5 साल आपके, 2.5 साल हमारे, और इस वजह से पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि अभी 1 साल और इनको मिलेगा, फिर हमारी बारी आएगी। लेकिन आर्मी चीफ शायद उससे पहले सोच रहे थे कि कौमी हुकूमत। आज की जो मरियम नवाज साहबा की मुलाकात हुई है उसमें शायद ये चीज़ें डिसाइड की
गई हैं कि अभी कौमी हुकूमत नहीं बनाई जाएगी, इसी हुकूमत के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। किस किस को वजीर बनाया जाता है, मकसद ओवरऑल यही है कि तो पाकिस्तान के अंदर ये फील देनी है, क्योंकि इस्लामाबाद में जिस भी सहाफ़ी से बात होती है वो यही कहते हैं कि सब कुछ हिल गया है इस वक्त। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है, वो अपने पाँव पर उस तरह से नहीं है, सारे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने आपके साथ एक सायाब खेला है बड़ा ज़बरदस्त, और आने वाले दिनों में भी आपके साथ खेलेंगे। और वो सायाब ये है कि इन्होंने डी चौक में जो कत्लो गारत की, उस पर पूरी दुनिया बात कर रही थी कि इन्होंने जानबूझ के बीच में मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला करवा दिया। अब देखने को तो आप अगर देखेंगे तो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के बाद जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनके ऊपर तनकीद बड़ी है। स्टेट डिपार्टमेंट ने भी की है, यूके गवर्नमेंट ने भी की है, दूसरी जगहों से भी की है। लेकिन आप जरा एक मिनट के लिए सोचें कि ये तमाम लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजा दी है, ये तो पहले से मिलिट्री के कंट्रोल में थे। इनको पिछले 1.5 साल से इन्होंने सजा नहीं दी थी, और 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया। और पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे ऑर्डर ही चल रहा था। दिसंबर 2023 में काजी फायजी साहब आखिरी दफा ने रिलीफ देके गए थे उनकी कोर्ट, जस्टिस लानत जो है, और उससे लेके अब तक खामोशी थी। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, 26 नवंबर को कत्लो गारत करते हैं, आपके खिलाफ एक शदीद इज़्तिराब, आपके खिलाफ एक शदीद बेचैनी और नफरत का माहौल पैदा होता है पूरे मुल्क में। अब ऐसे माहौल में अगर आपने पहले से कोई चीज़ प्लान की है तो आप उसे क्या करेंगे, डिले करेंगे। जो कम्युनिकेशन की साइंस है, जो गवर्नेंस की साइंस है, उसमें आपके खिलाफ जब एक टाइड हो नैरेटिव की, तो आप मजीद उसको जला नहीं बख्शते। मीन आग लगी हो तो उस पर आप पेट्रोल नहीं फेंकते, आप उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। 26 नवंबर को शहादतें होती हैं, 2-3 तारीख तक तो उनको दफनाया जा रहा है, लाशें ढूंढी जा रही हैं, मिसिंग पीपल हैं। और ये क्या करते हैं कि 13 दिसंबर को इनको मिलती है इजाजत सुप्रीम कोर्ट से कि आप करें फैसला, और उसके 5-6 दिन के बाद ये मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुना देते हैं। अब ये अकल फहम में बात नहीं आती कि पहले ही पब्लिक आपके खिलाफ है और आप मजीद सजाएं सुना रहे हैं, तो अकल तो यही आती कि ये नहीं होना चाहिए था, ये इज़्तिराब और बेचैनी बढ़ानी नहीं चाहिए थी, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए था। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने ऐसा क्यों किया। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डाइवर्जन चाहिए थी, डाइवर्जन चाहिए थी। और डाइवर्जन क्या चाहिए थी कि डी चौक की कत्लो गारत इतना बड़ा जुर्म है कि उसके ऊपर बात होनी बंद हो और उसके लिए नया शोशा खोल दें। मतलब आपको जब ये पता हो कि आपको किसी ने बुरा भला कहना है, या आपको ये पता हो कि आपके ऊपर एक जर्नलिस्ट जो है वो आपके खिलाफ काम कर रहा है, स्टोरी निकाल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपका जो मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट होगा आप उसे उससे डिफ्लेक्ट करके कोई और चीज दिखाएंगे, छोटा नुकसान लेंगे बड़े नुकसान की बजाय। तो ये सायाप है, ये मिलिट्री ऐसे ही ऑपरेट करती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे ही ऑपरेट करती हैं। अब बुरा भला तो आप उन्हें कह रहे हैं, आप जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजाएं हैं उस पर भी आप उन्हें दबाकर बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचें गौर से कि इसमें क्या करेंगे कि आने वाले वक्त में जो कुछ अपीलें जाएंगी आर्मी चीफ के पास, कुछ की सजाएं वो कम कर देंगे, और वहां से एक सेंस आएगी कि देखिए आर्मी चीफ अच्छे आदमी है, भले मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा दी भी है, आर्मी चीफ ने कुछ रिलैक्स कर दी है। और 25 लोगों को सजा दी है, 60 को अभी नहीं दी। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर ये 6 महीने और सजा ना देते तो किसी ने इनको क्या कहना था। अदालत में भी केस चलाते रहते, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी तो 1.5 साल से चला रहे हैं, इन्हें इतनी जल्दी क्यों थी। तो आपने कई दफा सोचना है कि आप कई दफा देखते हैं कि यार ये फलां चीज जो हो रही है ये तो मिलिट्री के खिलाफ हो रही है, ये तो बढ़ बढ़ के मिलिट्री के ऊपर, मतलब आप कहेंगे कि यार ये गिल साहब जो है ना ये तो मिलिट्री के ऊपर भरपूर अटैक कर रहे हैं। लेकिन आपने ये भी देखना है कि गिल साहब अगर अटैक कर भी रहे हैं तो गिल साहब उसका ट्विस्ट क्या दे रहे हैं। अगर मैं अटैक कर रहा हूं जनरल आसिम मुनीर के ऊपर या मिलिट्री की लीडरशिप के ऊपर, लेकिन उसको ट्विस्ट कुछ और दे रहा हूं, समझ रहे, अटैक कर रहा हूं लेकिन ट्विस्ट कुछ और दे रहा हूं, जो असल मामला हैं उनसे आपको निकाल के उलझा रहा हूं कुछ और मामला के अंदर, तो जाहिर तौर पर तो आपको नजर आएगा कि मैं अटैक कर रहा हूं मिलिट्री के ऊपर, तो आप कहेंगे ये तो उनके साथ नहीं मिले हुए। लेकिन असल में आपको नया काम करके दे रहा हूं, और वो ये कि एक नया ही बयानिया बुन रहा हूं, एक नई डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा हूं जो वो चाहते हैं। तो हमेशा आप ये मत समझा करें कि मिलिट्री के साथ जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा 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 कहते हैं, नहीं, ऐसे लोग भी उनके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, और वो उनके खास लोग होते हैं जो आपको अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में, अपने एक्सप्रेशन में, या जर्नलिस्ट होते हैं बहुत सारे, दबाकर मिलिट्री पे तनकीद कर रहे होंगे, आपको बहुत एंटी मिलिट्री लगेंगे, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लगेंगे, लेकिन वो अंदर से उनके लोग होते हैं। अब उनको जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो उनके साथ है उसकी क्रेडिबिलिटी तो कम हो जाती है। मसलन इंसार अब्बासी साहब अगर किसी क्रिटिकल मौके के ऊपर मिलिट्री की प्रो मिलिट्री बात करेंगे तो उन पर कौन यकीन करेगा, सबको पता है वो तो उनके सदाबहार टाउट हैं। तो फिर ऐसे लोग उन्होंने रखे होते हैं जो अमूमी तौर पर मिलिट्री मुखालिफ समझे जाते हैं, और उनको इसीलिए गुंजाइश दी जाती है, स्पेस दी जाती है कि आप दबा कर रखेंगे काम। लेकिन एन वक्त पर जब बहुत जरूरी अशद जरूरत होती है तो फिर उस बंदे को निकाला जाता है बाहर, और वो एक ऐसी बात करता है, एक ऐसा ट्विस्ट देता है कि वो बात लगती भी मिलिट्री मुखालिफ है लेकिन उसकी डायरेक्शन वो कोई और कर देता है, जो सच्चाई होती है उसकी तरफ डायरेक्शन नहीं करता। मसलन अगर एक बंदा खबर दे आपको अचानक कि 26 नवंबर को बहुत सारे बंदे कत्ल किए हैं और जो मकतूलीन हैं उनकी लाशें जो हैं वो अमाम बरी सरकार का जो दरबार है उसके पीछे दफन कर दी हैं, एग्जांपल दे रहा हूं। अब खबर तो देखिए मिलिट्री के खिलाफ है, देखने में तो वो अटैक कर दें कि जी फलां ने फायरिंग की, उसके बाद वहां पे खुदाई हो और वहां पर कोई लाश ना हो, तो अब आप सोचिए ये खबर मिलिट्री के खिलाफ थी या उनके हक में थी। तो दिस इज द वे, ये एक एनालॉजी आपको दी है बेहुदा सी, ऐसी मतलब कि ऐसी इमेच्योर सी, लेकिन आपको मेरा पर्पस बताने का ये है कि आने वाले दिनों में आप ऐसा बहुत कुछ देखेंगे जो मिलिट्री करना चाह रही है। ओवरऑल जो मरियम साहबा से आज मुलाकात हुई है उसके बाद ये मामला जो है ये अपने ताई उन्होंने ट्राई यही किया कि आपको मजीद उलझाना और बेवकूफ बनाना है। अगली खबर पर चलते हैं, और अगली खबर है पाक पैक। पाक पैक क्या है? पाक पैक इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी, जाहिर है इनमें से कुछ लोग अमेरिका में पैदा हुए, इनके वालिदैन जो हैं वो पाकिस्तान से आए या बहुत छोटे थे जब पाकिस्तान आए, वो बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान में ही जवान होकर मेडिकल की तालीम लेके या बिजनेस के लिए यहां पर तशरीफ लाए, उजले पाकिस्तानी हैं।
जो किसी भी सोसाइटी की क्रीम होती है वो है। और ये लोग हैं जिन्होंने HR 901, वो जो पहले कांग्रेस में 367 वोट्स पड़े थे, वो अगर उस सारे का आप देखें तो अगर 70-80% काम इनका था, 30% दूसरे लोग। हमारी सोसाइटी में दो चीज़ों की बहुत कमी है हमारे कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में। एक तो हम अप्रिशिएटिव नहीं है। अगर कोई हमारे खानदान से कोई भतीजा भतीजी, कोई कजन, कोई भी और, या हमारे मोहल्ले में से अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। इवन यहां तक नहीं करते, मन खवातीन भी अगर किसी पार्टी में है और वो एक दूसरे के जोड़े की तारीफ करती हैं तो जैसे ही वो खातून परे जाती है तो कहती हैं मैंने तो ऐसे ही कह दिया, बहुत ही फजूल लग रहा था इसके ऊपर ये जोड़ा, बिल्कुल भी देखो अच्छा नहीं। तो एक तारीफ की थी, 10 हम उसके खिलाफ अब बातें बाद में करते हैं इकट्ठी होकर या इकट्ठे होकर। तो हमारे कल्चर में अप्रिसिएशन नहीं है। किसी की बुराई पता लगे तो उसको बहुत मल्टीप्लाई करते हैं, ना भी पता लगे खुद बना लेते हैं। अच्छाई जो है आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, आप अच्छे ना भी लग रहे हो तो अगला बंदा आपको जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करेगा, भले आपको भी पता हो, लेकिन जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए, या आपको छोटा सा भी अच्छा काम करेंगे तो बहुत अप्रिसिएशन उसकी मिलेगी। तो हमारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली रिग्रेसिव है, हम दूसरों की खुशी में कम खुश होते हैं। यही काम हमें हर जगह मिलता है, काम कोई और करे, क्रेडिट किसी और ने लेना होता है। और हम जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें खासी आदत होती है दूसरे का क्रेडिट लेके अपना नाम उसके ऊपर ठोक देना। लेकिन ये जो उजले पाकिस्तानी है पाक पैक के, ये इनका मुझे एटीट्यूड बहुत पसंद आया। इनका क्रेडिट कोई और ले जाए, इन्होंने कभी ऑफ नहीं किया इनसे जब भी बात हो। लेकिन मैं अपने तक कोशिश करता रहता हूं कि आपको बताऊं कि कौन लोग हैं ये, जिनकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये वो पाकिस्तानी है असल में जिन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को एंगेज किया, जिन्होंने HR 901 का असल बुनियाद रखी। मैं ये नहीं कह रहा किसी और ने काम नहीं किया, किसी लोगों ने भी बहुत सारों ने काम किया, लेकिन वो काम जो है वो एक आप ये कह लीजिए कि एडिट था। वो ऊपर वाली लेयरिंग थी 5% 10%, लेकिन जो मेजर काम था, ग्राउंड वर्क था, फुट वर्क था, मेजर जो लॉबिंग थी, वो ये पाक पैक, ये बाई पार्टिजन है। ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवारी नहीं है, ये बाई पार्टिजन काम करते हैं और ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, इन इश्यूज के ऊपर काम करते हैं। अमेरिका के अंदर बहुत गुंदे हुए हैं, रचे हुए हैं, असद मलिक हों, उज़मा हों, डॉक्टर जलील हों, डॉक्टर तारिक हों, और इनके बहुत सारे साथी हैं जो ये काम करते हैं। तो ये हैं वो लोग जिनको क्रेडिट बनता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जल्दबाजी में इनका क्रेडिट छीन के खुद लेने की कोशिश करते हैं, और उनकी भी कोई इंटेंशन बुरी नहीं होती। मैंने आपको बताया कि जनरली हमारा ये कल्चर है कि हम किसी को क्रेडिट नहीं देते, और पॉलिटिक्स में फिर ये खास तौर पर है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जिसका क्रेडिट है उसको दे। मैं खामखा कहूं कि अब रिचर्ड ग्रैनल को जाके मैंने सबसे पहले ये काम शुरू किया था, तो ये दुरुस्त नहीं होगा, ये मेरी कोताही होगी, और ये डिमोटिवेट करेगी इन पाकिस्तानियों को कि आइंदा ये कहेंगे कि यार काम हम करते हैं, क्रेडिट कोई और लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिट के लिए काम करते हैं, लेकिन बहरहाल जिसने मेहनत की हो उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये पाक पैक में जो पाकिस्तानी है उनको कहूंगा कि इनकी मेंबरशिप लें ज्यादा से ज्यादा। ये कोई पीटीआई नहीं है, ये कल को पीटीआई की गवर्नमेंट आए और हम कोई गलत काम करेंगे, हमारे खिलाफ भी काम करेंगे, बाई पार्टिजन इश्यूज पे काम करते हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि पाक पैक की जरूर मेंबरशिप लें, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। ये बहुत ही इफेक्टिव पैक है पाकिस्तानियों के लिए और बड़े सालों से ये काम कर रहा है। स्पेशली इसमें असद मलिक जो है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन लाजवाल काम किया। मैं ये कहूंगा पाकिस्तान की तरवीज के लिए, ओवरऑल पाकिस्तानी डायस्पोरा के इज्जत एहतराम को बढ़ाने में उनका बहुत ही कलीदी किरदार है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। हमने आपको यहां बताया था कि जब अली अमीन गंडापुर साहब की मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई थी, जिस दिन मुलाकात हुई थी उसी दिन 2-3 घंटे के बाद मैंने आपके सामने ये तज्जिया रखा था कि वो मिलें जरूर उनके साथ, लेकिन कोशिश करें कि वीडियोस ना बने, कमरे में मिलें। याद कीजिए मेरा तज्जिया, और कोशिश कीजिए कि क्योंकि आपका मिलना मजबूरी है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आपकी तस्वीरें जाना, आपकी गर्मजोशी जाना आपकी मजबूरी नहीं है, तो इसको अवॉइड करें। अगले दिन सुबह जब अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो मीडिया ने यही रिपोर्ट किया जो हमने आपके सामने उससे पहले रख दिया था। अब आज दोबारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान साहब ने दोबारा इस बात की तंबीह की है कि लोग इन लोगों से बहुत तंग हैं, मुतनफर हैं, जिस तरह इन्होंने कत्लो गारत की है। इनसे जब आप मुलाकात करें तो बराए मेहरबानी आप इनके किसी सूरत भी आप इनके साथ तस्वीरें ना खिंचवाएं और बढ़ बढ़ के इनको जफ्फियां मत डालें, बल्कि आपकी जो मजबूरी की मुलाकात है जरूर करें, लेकिन लोगों के दिल मत जलाएं। इन्होंने कत्लो गारत किया है और लोग इनसे बहुत ज्यादा तंग हैं, ये कहना है इमरान खान साहब का। अच्छा जी, इंटरनेट की स्पीड अब हमने तेज कर देनी है, ये एक अगली खबर है। चौधरी निजामुद्दीन साहब की तरफ से हाफिज और दूसरे लोगों की तरफ से खबर फैलाई गई है कि जी पहले 7 केबल थी, अब एक 8वीं केबल डाली जाएगी और इंटरनेट की स्पीड तेज की जाएगी। ये सब आपको बेवकूफ बनाने के किस्से हैं। इंटरनेट की स्पीड इसलिए कम नहीं हुई कि 7 केबल थी तो 8वीं चाहिए थी। इंटरनेट की स्पीड आपकी फायरवॉल और दूसरी हरकतों की वजह से बंद हुई थी, लेकिन ये समझने के आवाम सारी बेवकूफ है और मजीद बेवकूफ बनाने के लिए ये आप काविश कर रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो केबल एक कम थी, अब हम नहीं डालेंगे तो उससे स्पीड ज्यादा हो जाएगी। नहीं, उससे स्पीड ज्यादा नहीं होगी। वो जो आप सारी बेशर्मी कर रहे हैं फायरवॉल वाली, और 40 अरब की फायरवॉल आपने लगाई और भी आप सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं हम में से कुछ लोगों के, और वो आपको अच्छी तरह से पता है कि किन लोगों के, कुछ लोगों के जो चल रहे हैं व्लॉग्स वो बगैर वीपीएन के नहीं चलते। जिनका नहीं चलता वो उनके निशाने पर है, जिनका चलता है वो उनके निशाने पर नहीं है। तो आप सबको पता है कि किस किस का नहीं चलता। तो ये सारे काम करके इंटरनेट जो है वो स्लो किया गया है, केबल्स का कोई रौला नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने हमेशा ही झूठ बोला है तो हम एक और झूठ जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। बहरहाल इसके साथ ही कुछ बाजी मरियम की और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हमारे सामने चीफ मिनिस्टर ऑफिस से और दूसरी जगहों से सुबह आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।